हाँ जी राजेश, क्या कहना चाह रहे हो? पीवाईक्यू के साथ कॉन्सेप्ट भी बता दीजिए कोर्स में, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब कॉन्सेप्ट क्या बता दे? कॉन्सेप्ट वही तो बताता हूँ, डेफिनेशन मेनली क्या है। भाई तुम पूछ भी तो सकते हो, जब कोई क्वेश्चन मान लो चल रहा है, तुम्हें जो नहीं आ रहा वो पूछ लो, है ना। अब ये थोड़ी तुम्हारे मन की बात मैं कैसे समझूंगा, मुझे थोड़ी पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये है, बाकी कोर्स के लिए सिलेबस जो है वो ऑलरेडी ऐप में, जो आपने कोर्स खरीदा होगा ऐप में ऑलरेडी सिलेबस है प्रयास बैच का, है ना। रिकॉर्डेड पूरा सिलेबस है ना, पूरा सिलेबस नेट का। तो उसको बैठ के देखो अगर पूरा सिलेबस करना है तो। बाकी जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसमें अगर आपको लगता है कुछ बताने की जरूरत है एक्स्ट्रा तो आप पूछो ना। मैं भगवान थोड़ी कि तुम्हारे मन की बात समझ जाऊंगा। सो यू आस्क एट दैट टाइम। जो कॉन्सेप्ट वो बताते थे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होता है, बिना कॉन्सेप्ट बताए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? जो क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया है, तो उसमें कल क्या डिस्कस किया था? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं पता बाइनोमियल क्या होता है? पहला क्वेश्चन बाइनोमियल पे था। दूसरा आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे था, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का डेफिनेशन लिखा था। तीसरा मार्कोव चेन का था, है ना, मतलब पॉइजन प्रोसेस। तो पॉइजन प्रोसेस का बेसिक मैंने बताया था। अब अगर मैं थ्योरी पढ़ाने लगूंगा तो सिर्फ पॉइजन प्रोसेस पढ़ाते पढ़ाते एग्जाम आ जाएगा, तो कुछ होगा भी नहीं। और ये थ्योरी बैच है भी नहीं, क्रैश कोर्स का मतलब है मेनली कि इसमें थोड़ा आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊं, और प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेरीज हो। लाइव बैच इसलिए है कि आप पूछो ना, जो भी आप पूछोगे मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर करूंगा, है ना। ये है, सो यू आस्क दैट। हाँ जी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिनके जो भी, जैसे मान लो आप लोगों ने प्रॉब्लम अगर प्रैक्टिस किए हैं, अब चाहते हो वो क्वेश्चन डिस्कस करें, तो ग्रुप में भेजोगे तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नेट और सेट का जो एग्जाम है, जैसे नेट क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ना, और सेट क्या, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इनका लेवल्स ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, सेट के भी मास्टर्स लेवल ही है। तो यू कैन डिस्कस, ठीक है। हाँ जी, वृषाली है वो, क्या कल पूछ रहे थे आप? भेजिए क्वेश्चन ग्रुप में, भेजिए, देखते हैं। हाँ सर, वन सेकेंड। भेजिए क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में भेजिए क्वेश्चन। एक तो ज्यादातर बच्चा पता क्या होता है, वो आता है क्लास में, लगता है कि सर कुछ ऐसा बता दो ना बस मेरा एग्जाम में टॉप कर जाऊं। भाई ऐसा नहीं होता ना, फिर तो सब टॉप कर जाएगा, फिर एग्जाम लेने का क्या ही मतलब है ना। ये वैसे ही हो गया। तो उसके लिए है कि अपने तरफ से एफर्ट्स करो, जहां कमी दिखे उसके लिए मुझे बताओ कि मुझे यहाँ हेल्प चाहिए। इट्स नॉट लाइक सर आप ये सब करवाते रहो, बस एग्जाम एग्जाम तुम्हारा निकले मेरा निकलेगा उस केस में। फिर ये चीज़, आप कितना एफर्ट्स कर रहे हो ये डिसाइड करेगा आपका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चाहे आप क्लास 50 जगह लगा लो, वीडियो 1000 देख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा एंट्रेंस के, नेट के पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व होंगे, नेट के पीवाईक्यू जैसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। चाहे 50 साल तैयारी कर लो, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये चीज़ है। चाहे तुम टीचर हो कितना ही बोल दो सर ये करा दो वो करा दो, उससे क्या। मेन तुम देखो कि तुम्हें क्या आता है और तुम्हें क्या नहीं आता है। जो नहीं आता उसको सीखने की कोशिश करो, वहां से हेल्प लो। वरना मटेरियल दुनिया में इतने हैं कि जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे तब भी खत्म नहीं कर पाओगे, इतने मटेरियल्स हैं। तो देखना ये है कि एग्जाम के लिए क्या जरूरत है। अब हम लोग 15 का कल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी इनका एक दो डाउट था इस पेपर में, देखो तो इससे बाकी लोगों का भी फायदा होगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं। बाकी सब लोग अपना देखो, मैं उन बच्चों को हेल्प करना चाहता हूँ जो कुछ अपने लेवल पे एफर्ट्स कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे मुझे मिलते हैं कि सर आप रोज पीवाईक्यू 50 कराइए, ये कराइए वो कराइए, ऐसे कराइए वैसे कराइए। और मुझे पता है इनका कुछ नहीं होना इन बच्चों का, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं करते। इनको बस सर आप ये करा दीजिए बस, ये है। तो उनसे तुम्हारा कुछ नहीं होना है। तुम्हारा फायदा तब होगा जब तुम्हें ये पता हो कि हाँ तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें ये सीखना है। और टाइम लिमिटेड है, हर 6 महीने पे एग्जाम होता है, 6 महीने में चीज़ें कंप्लीट करनी, तो आपको देखना क्या सीखना है। उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि बैठ के सिलेबस पढ़ो, ढंग से पीवाईक्यू करो, जहाँ दिक्कत हो वो डिस्कस करो कि ये दिक्कत है ये बताइए। जितना हो पाएगा मैं उतना डिस्कस करूंगा, है ना, ये है, उतना हेल्प कर पाऊंगा। एनीवे देखिए इन्होंने क्वेश्चन है ना ये जो भेजा है, ये 3 क्वेश्चन है, 114 115 116 ग्रुप में है, देखिए। इसमें क्या बोला गया है, ये कह रहा है कि सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी स्पेस, सो आपको प्रोबेबिलिटी स्पेस दे रखा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी स्पेस है ओमेगा ए
P, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जो ये A है, A यहाँ सिग्मा फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और P जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मेजर है। अब ये बता रहा है कि ये भी तो सिग्मा फील्ड बता ही रखा है, ओमेगा आपको दे रखा है कि जो ओमेगा है, जिसको आप लोग सैंपल स्पेस भी कहते हो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, यहाँ पे ये 0 1 है, ए सिग्मा फील्ड है ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा। तो अब ये सब मान लो आप किसी को ये नहीं पता है कि सिग्मा फील्ड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या है, तो उसके लिए जाके रिकॉर्डेड ऑलरेडी जो ऐप में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप उसको देखो और सीखो। एग्जाम की पहली रिक्वायरमेंट है सिलेबस आना, उसके बाद सारे PYQ आपसे सॉल्व होना, उसके बाद है कि बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, सो दैट एग्जाम में जो अनसॉल्व क्वेश्चन आएगा वो आप कर सको। ये तरीका है, तब देखो कहाँ पे आप लैंड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप एफर्ट्स करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है ए सिग्मा फील्ड है, इन्होंने बता रखा है कि ए सिग्मा फील्ड ऑन द सबसेट ऑफ ओमेगा, P be the Lebesgue measure, probability measure. Suppose that sequence xn of random variable is defined as, अब एक sequence of random variable इन्होंने define किया xn ओमेगा, ठीक है, ये बता रखा है e की पावर ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर n। आपको बता दो ये जो ओमेगा है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ओमेगा में, स्मॉल ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा। फॉर n मोर देन इक्वल टू 1 and the random variable x is defined as, x एक दूसरा random variable है, so x omega is omega, नहीं e की पावर ओमेगा, so इसका मतलब है this is e raised to power omega। और मेनली इस क्रैश कोर्स का मेन जो पर्पस है वो है हेल्प करना, कि आप अपने लेवल पे इतना ट्राई करो, जो आपको नहीं आता आप बताओ, एक एक करके चीज़ें करेंगे, है ना। 1 महीने का है ये, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक ये बैच चलेगा, तब तक जितना हेल्प हो सकता है उतना मैं करूँगा, ये है। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा आपको ये हेल्प चाहिए, है ना। जैसे मैं कुछ करा रहा हूँ, नहीं कुछ पता है तो बताओ, जैसे जिनको नहीं पता सिग्मा फील्ड क्या, आप मुझे बताओ कि डेफिनेशन लिख दो, मैं सिग्मा फील्ड का डेफिनेशन लिख दूंगा, है ना। अब ये समझोगे मन में तुम्हारा कुछ है, तुम समझ जाओगे, मैं समझ जाऊंगा, तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मतलब इतना महान तो नहीं हूँ मैं अभी, ठीक है। तो आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा। सो तो जहां पे भी दिक्कत है पूछो, ये है। ये जी, तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो आपके पास एक्स एन एक्स सीक्वेंस है, कल भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था इस तरह का, कि जहां एक्स एन एक्स पे कन्वर्ट कर रहा था इन डिस्ट्रीब्यूशन और -1 की पावर n, ठीक है। तो जिनको थ्योरीज बिल्कुल नहीं आती वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखो जो ऐप पे है, और उसमें जो डाउट होता है लिख के रखो, अभी डाउट क्लास होगी, ये 9 से 10 आपका है, 10 से 11 भी डाउट क्लास है, 11 से 12 भी डाउट क्लास है। अभी आपके आगे क्लास 1.5-2 घंटे की हो जाएगी, अभी कुछ दिन का है, CMI का एग्जाम जब तक है, तो है ना, तो 10 से 12 बजे तक, अब इसके बाद समझो डाउट क्लास ही होगी। सो आप ये क्लास समझो 12 तक आप डिस्कस कर सकते हो। तो इसमें आपसे जो पूछा गया है, पहला ऑप्शन है xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू x, जो दूसरा ऑप्शन है xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x। अब ये सब जिनको नहीं पता है डेफिनेशन, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लोगे, पहले डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑलमोस्ट श्योर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। तो पहले इसका डेफिनेशन समझो, और डिटेल में बुक में है, बुक पढ़ो, नहीं पढ़ना रिकॉर्डेड लेक्चर मेरा है वो देखो, ये चीज़ है। फिर यहाँ से xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, और डी ऑप्शन है xn कन्वर्जेस टू x पॉइंट वाइज। ओके, अब देखो, अब आप समझो, तो इस तरह क्वेश्चन नेट में भी मिलेगा आपको, है ना। ये आई थिंक महाराष्ट्र सेट के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ओके देखिए, तो इसमें क्या फॉल्स पूछा हुआ है, कौन सा ट्रू नहीं है। तो अगर थ्योरम्स अगर आप देखोगे, देखो होगा क्या, और ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ना, सिंगल है, इज नॉट। तो आपको रिजल्ट पता होगा कि जैसे एक थ्योरम होता है कि लाइक xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू x, देन देखो एग्जाम में थोड़े स्मार्ट बन सकते हो आप, ऑप्शन डिस्कार्ड कर लो, क्योंकि यहाँ प्रूफ तो करना नहीं है मुझे, है ना, करेक्ट ऑप्शन ही चुनने हैं। सो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस इम्प्लाई कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इम्प्लाई कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर पहला ऑप्शन ट्रू होगा, अगर पहला ट्रू हुआ,
तो ऑब्वियसली दूसरा तीसरा भी ट्रू हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये कहने का मतलब है ना। तो अगर फॉल्स, अगर फर्स्ट आपने ट्रू दिखा दिया, मतलब ट्रू की बात कर रहा हूँ, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट, तो ये भी ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो पहला चेक करके देखो, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। हाउ विल यू चेक? सो तो सबका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, है ना। व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन लिख के देखो सबका, उससे पता चल जाएगा कि क्या है। So, आपने ऑलमोस्ट शॉली के 3 टाइप्स दिए थे डेफिनेशन के, हम्म। तो इसके लिए ना बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि करना कैसा है, और मतलब सिर्फ ऑलमोस्ट शॉली का नहीं पता चल रहा था, वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी वो करके, मतलब प्रूफ उसका करने आ रहा था, बस ऑलमोस्ट शॉर्टली का नहीं करने आ रहा था। जबकि वही हो जाता है तो सी और बी देखने की जरूरत भी नहीं है उस वजह से। तो आपको तो क्या पता, ऑलमोस्ट श्योर के क्या ऑलमोस्ट, थ्योरम पता है? सर उसके 3 फॉर्म्स है ना, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट एक्स एन इक्वल टू एक्स शुड बी इक्वल टू 1, फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स एन माइनस एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन इनफाइनाइटली ऑफन इज इक्वल टू 0, ये आपने लिखाया था। और एक था समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन माइनस एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन शुड बी कन्वर्जेंट सीरीज। तो चलो यही ट्राई कर लो, तो क्या होगा। ऐसा था, देखो ये यहाँ पे अगर आप लिखोगे, ठीक है, इसको करते हैं। देखो पहले बात तुम लोग ट्राई करके देखो, मैं सॉल्व करता हूँ, यू ट्राई दिस। तो ये इसका डेफिनेशन सबको पता है ना, जैसे मान लो डेफिनेशन में जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को थ्योरी, तो चलो ये थ्योरम है, तो इस पे आते हैं। जो डेफिनेशन एक्चुअली है, इसे बता रही थी कि एक्स एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स इफ एन ओनली लिमिट, कल मैंने लिखा था डेफिनेशन इसका, एफ ऑफ एक्स एन एट टी फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू एफ एक्स एट टी। तो ये डेफिनेशन है इसका, फॉर ऑल टी वेयर एफ एक्स टी इज कॉन्टिन्यूअस, ये डेफिनेशन था। फिर एक है एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स इफ एन ओनली लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन माइनस एक्स, अगर लेस देन एप्सिलॉन लोगे तो दिस इज 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, और एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स इफ एन ओनली प्रोबेबिलिटी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये होता है कि ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा सच दैट, ये कहना चाहता है एक्स एन ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया डेफिनेशन तीनों का। तो सर इसमें एक्स एन और एक्स की वैल्यू अगर डाल दी जाए ई रेज टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एन रख दीजिए। और टू डब्ल्यू, तो फिर बचता है लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी डब्ल्यू रेज टू एन, तो वहां पे उसका कैसे करेंगे मतलब फिर? आपको ये देखना है कि वैसे कौन कौन से आउटकम है सैंपल स्पेस में जिसके लिए एक्स एन की लिमिट एक्स हो जाती है, ऐसे क्या क्या आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे आपके क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या है, हम ये निकालते हैं, ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन, तो एक्स एन हमारा क्या है, एक्स एन ओमेगा। सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओमेगा, आपके क्वेश्चन में क्या है, ई की पावर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू की पावर एन,
अब आप ये इस बताइए, ये वाली चीज इक्वल आएगी x के। x क्या है? x था e की पावर w, तो e की पावर w के इक्वल आएगी किस किस ओमेगा के लिए? आपको ये ढूंढना है कि व्हाट आर द ओमेगा जिसके लिए इसकी लिमिट इसके इक्वल आ जाएगी। तो क्या हर ओमेगा के लिए होगा, इस पूरे ओमेगा के लिए होगा, या कुछ ओमेगा के लिए होगा? किसके लिए होगा आपको ये देखना है बस। क्वेश्चन समझ आ रहा है? मैं कह रहा हूं दिस लिमिट इज इक्वल टू दिस फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ओमेगा। ओमेगा आपके क्वेश्चन में 0 से 1 है, तो क्या इनमें एवरी पॉइंट के लिए होगा या फिर कुछ पॉइंट के लिए होगा, वही देखना है आपको। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ओमेगा, ये सेट क्या होगा ये पूछना चाह रहा हूँ कि दिस लिमिट इज 0 दिस। हाँ, only for 0. वाई। अगर मान लो 1/2 रखे स्मॉल ओमेगा को, तो क्या होगा? तब लिमिट नहीं आएगी। 1/2 की पावर n कितनी हो जाएगी? सर बट वो ओमेगा का वैल्यू सिर्फ 0 और 1 लेना है ना? कहाँ लिखा है डिस- 0 से 1 लेना? आप अब सही से समझ नहीं आ रहा आपको, ये क्या है? अच्छा, डिस्क्रीट 0 1 नहीं है, 0 से 1 के बीच में की सारी वैल्यू क्वेश्चन के। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ऐसे ही बस आ गए हो, अब डाउट पूछ रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो ना, ऐसे ही देख के पूछ लिए बस। मतलब मेरा ये पूछना है कि आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो ट्राई करके पूछते हो या ऐसे फोटो खींच के भेज देते हो? नहीं सर, क्वेश्चन पढ़ो ट्राई। ठीक से आप पहले। आपको यही पता नहीं है कि ओमेगा डिस्क्रीट 0 1 है या कॉन्टिन्यूस 0 1 है? ठीक से क्वेश्चन पढ़ो पहले जो आपने भेजा है। डाउट वही लोग पूछेंगे जिन्होंने ट्राई किया हुआ है, बिना ट्राई किए मजे लोगे क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है ना। दुनिया में इतने क्वेश्चन है कि सॉल्व ट्राई करके आओ, जो नहीं हो फिर पूछो। यू सी केयरफुल्ली एंड दे बताओ उस ओमेगा किसकी, उस स्मॉल ओमेगा इस सेट में 0 से 1 है। सो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ओमेगा ये लिमिट इसके इक्वल आएगी। ऐसी क्या क्या ओमेगा हो गया आप सोच के बताओ, बाकी लोग भी बता सकते हैं। चलो मान लो स्मॉल ओमेगा को 1 रख दिया, तो क्या ये दोनों इक्वल होगा? स्मॉल ओमेगा को 1 रखने पे क्या 1 रख देंगे तो ये लिमिट इसके इक्वल आएगी या नहीं आएगी? सर ओपन इंटरवल 0 to 1, 0,1। हाँ, 0 पे क्या दिक्कत है? 0 पे दिक्कत होगा? ओमेगा जब 0 हो जाएगा e⁻0 1 हो जाएगा ना। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक मिनट, ओमेगा 0 होगा ना, n 0 थोड़ी हो रहा है। नहीं e⁻ω जो है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 1 था ये भी 1। मुझे तो ये देखना है अच्छा, कि ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा। ओके ओके और ठीक है। ओमेगा हम दोनों में रख रहे हैं, इट्स नॉट लाइक यहीं पुट कर रहे हैं। सो हमें ये देखना है कि दिस लिमिट इज इक्वल टू दिस फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ओमेगा। तो एक्चुअल आंसर जो होगा 1 पे नहीं होगा ना। अगर ओमेगा को 1 रख देंगे यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 तो है ही नहीं। सो मीन्स दिस विल होल्ड फॉर क्लोज 0 टू ओपन 1, क्लोज 0 टू ओपन 1। बस एक पॉइंट पे नहीं है ऐसा। तो एक पॉइंट पे ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है? so इसका मतलब ये जो लिमिट है एक्चुअली, सो दिस वैल्यू इज, ये e की पावर ओमेगा होगी फॉर ऑल ओमेगा बिटवीन दिस एंड दिस वैल्यू विल बी, अगर मैं ओमेगा को 1 रख देता हूं तो e की पावर 1 e और 1, तो ये हो जाएगा e+1, है ना, फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा ओमेगा तो 0 से 1 के बीच है, क्लोज 0 क्लोज 1 है, तो ऐसा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, मतलब जैसे यहाँ है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगलटन 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? तो ये तो सैंपल स्पेस क्लोज है ना, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। इस केस में सैंपल स्पेस तो कॉन्टिन्यूअस है। एक्स के बारे में कुछ बोल रखा है कि कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? सो मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो मतलब क्या ना, मेरा सैंपल स्पेस तो कॉन्टिन्यूअस है ना। कॉन्टिन्यूअस है तो पॉइंट प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सपोर्ट होगा यहाँ पे ओमेगा तो हमारा,
तो रैंडम वेरिएबल किसके लिए डिफाइंड है? ओमेगा टू आर, है ना, रैंडम वेरिएबल फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर। सो रेंज क्या है इसका, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस? मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ एक्स इज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। कैसे डिसाइड करते हो आप कोई रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? हम्म So if the probability of that variable at a particular point is equal to 0, then it's a continuous variable. तो मैं ये Otherwise, पूछता हूँ एक्स का रेंज क्या है, व्हाट इज रेंज ऑफ एक्स? जैसे ओमेगा तो 0 से 1 में है, सो व्हेन ओमेगा इज बिटवीन 0 एंड 1, तो एक्स इज बिटवीन व्हाट? ई की पावर डब्ल्यू, कहां से कहां तक होगा? 1 टू ई। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का रेंज हमेशा काउंटेबल सेट होता है, तो यहाँ तो रेंज अनकाउंटेबल हो गया, तो मतलब एक्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एक्स इज नॉट डिस्क्रीट, कहने का मतलब ये है। तो ये क्यों लिख रहा हूँ, एक्स डिस्क्रीट नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। अभी के लिए दो ही केस लेके चलते हैं, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। सो मैं एक्स को कॉन्टिन्यूअस लेके चलता हूँ, है ना, एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो प्रोबेबिलिटी जो ये सिंगल्टन 1 आ रहा है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है। या इतना छोड़ो, कहने का मतलब ये है कि हो क्या रहा है, दिस इज अ फाइनाइट सेट या काउंटेबल, यू कैन इग्नोर। तो इससे ये प्रूव हो रहा है ना, इससे प्रूव क्या हो गया एक्चुअली, आप ध्यान दोगे तो इससे प्रूफ हमने ये किया है कि प्रोबेबिलिटी, एक और चीज मैं दिखा दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लिमिट, अच्छा मैं 4 टर्म था, मैंने चौथे टर्म को डिफाइन नहीं किया, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फोर्थ टर्म? तो एक्चुअली इनडायरेक्टली मैं वही कर रहा हूँ, तो हो तो गया, यही प्रूव हो गया आपका, सीधा सीधा फोर्थ ऑप्शन आ गया। तो हमें 1 2 3 देखने की जरूरत ही नहीं थी। देखो मैं दो तरीके से जस्टिफाई कर देता हूँ इसको। मैंने 4 चीजें ना, 4 ऑप्शन में अलग अलग चीजें हैं, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस? एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स पॉइंट वाइज, इसका कोई डेफिनेशन बता सकते हैं? जैसे हमने डेफिनेशन मैंने 3 का लिखा ना, इन डिस्ट्रीब्यूशन, इन प्रोबेबिलिटी, इन ऑलमोस्ट श्योरली। व्हाट इज द कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस? कोई भी ट्राई करना, करो बताओ। तो यहां ये कहता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओमेगा इज एक्स फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग्स टू ओमेगा, ये डेफिनेशन है। तो देखो चौथा पॉइंट यहां सेटिस्फाई, तो हमें 1 2 3 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप डायरेक्टली 4 चेक करोगे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। यहां से पता है मैंने क्या प्रूव करने की कोशिश की है, कि दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स ओमेगा। एक्चुअली जो ये लिमिट है ये एक्स ओमेगा के इक्वल नहीं है, और इससे ये प्रूव हो गया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, चौथा वाला फॉल्स है, तो बाकी मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और ऑप्शन चेक करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कह रहा हूँ मैं। अभी ये निकाल रहा था ना ये लिमिट, तो ये लिमिट इसके इक्वल है क्या, फॉर ऑल एक्स ओमेगा, क्योंकि एक्स ओमेगा ई की पावर 1 होगा व्हेन ओमेगा इज 1, और जबकि एक्स एन ओमेगा की जो लिमिट है वो e प्लस 1 है व्हेन ओमेगा इज 1। इक्वल है क्या दोनों? नहीं है। तो ये कहता है कि एक्स एन ओमेगा की लिमिट एक्स के इक्वल होना चाहिए, या समझो आप एक्स ओमेगा के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा। तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो मतलब ये ट्रू नहीं है। सो मतलब ये ट्रू नहीं है, हो गया प्रूफ। सो इससे तो ये आ गया। बाकी अगर आपको चेक करना हो तो मैं जो शुरू में कर रहा था मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो कंप्लीट क्या कर रहे थे हम लोग? सो हम लोग ये निकाल रहे थे ये वाला प्रोबेबिलिटी, है ना, वी वर फाइंडिंग दिस प्रोबेबिलिटी, हम लोग ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे ना, तो उसके लिए हम लोग पहले ये निकाल रहे थे। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, दोज ओमेगा विच बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा वेयर लिमिट ऑफ एक्स एन ओमेगा इज इक्वल टू एक्स या एक्स ओमेगा। सो आपको मैं पूछना चाह रहा था व्हाट आर द ओमेगा जिसके लिए इसकी लिमिट इसके इक्वल है। हर ओमेगा के इक्वल नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि हमने अभी जो यहाँ बताने की मैंने कोशिश की वो ये बताने की कोशिश की है कि एक्स एन ओमेगा इज नॉट इक्वल टू एक्स ओमेगा फॉर सम ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा। व्हाट इज दैट सम? ओमेगा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये मैंने बताने की कोशिश की है, इसलिए हम ये यहाँ से कह पा रहे हैं कि एक्स एन डज नॉट कन्वर्ज टू एक्स पॉइंट वाइज। ये प्रूव हो गया, डी पॉइंट फॉल्स है। एबीसी क्यों ट्रू है मैं वो अब बता रहा हूँ। तो अगर मैं ये वाला सेट लिखूंगा तो ये सेट मेरा आएगा 0 से, ये सेट आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट क्लोज्ड 0 ओपन 1।
अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। और डेफिनेशन 1 कहता है ना, क्यों 1 आ जाएगी, क्योंकि ये सैंपल स्पेस ही इनडायरेक्टली हो गया ना, सैंपल स्पेस से एक पॉइंट बस निकल गया है, तो सैंपल स्पेस से एक पॉइंट हटा दोगे तब भी मेजर वही रहेगा, क्योंकि जो सेट हमने बाहर किया है वो उसका मेजर 0 है, मतलब सिंगलटन 1 का मेजर 0 है कॉन्टिन्यूअस सेंस में। तो यहाँ क्योंकि यहाँ ओमेगा हमारा अनकाउंटेबल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये 1 आ गया। एंड दैट्स वाई इससे ये प्रूफ हो गया कि xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू x, एंड दिस विल इम्प्लाई xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x, एंड दिस विल इम्प्लाई xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x। तो मैंने चारों पॉइंट को जस्टिफाई कर दिया। सो वी हैव जस्टिफाइड दैट कि xn डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू x बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, और ये ट्रू है ना, और xn डज नॉट कन्वर्ज टू x पॉइंट वाइज, हमने ये कहा है, ठीक है। तो xn डज नॉट कन्वर्ज टू x पॉइंट वाइज। ठीक है भाई, हाँ जी, जिनका डाउट था, ठीक है, कुछ और पूछना है देख लो, ओके है कि नहीं, हाँ सर, ठीक समझ है। में आ गया। सो मतलब मेन तो पहले जो टर्म्स यूज है उसका डेफिनेशन आपको पता हो, एंड देन यू ट्राई टू अप्लाई डेफिनेशन, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। नेक्स्ट का क्वेश्चन 115 नंबर देखो, 115 सर 115। इस वाले में क्वेरी वही थी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस वो प्रूव करने नहीं आ रहा था ना, तो यहाँ पे भी वही करना था, करके तो देख लीजिए, इसलिए नहीं आ रहा था। हो जाएगा। एंड सर यहाँ पे क्वेश्चन में xn इक्वल टू 0 और n है। आपने लेक्चर में जो करवाया था वो सिमिलर था, लेकिन 0 1 के लिए था, कोई तो दिक्कत यहाँ नहीं, पे n है, वो डिफरेंस तो है। n तो वही है, n 1 2 3 4 5 ही होगा। तो वो जो थ्योरम है एप्सिलॉन सीरीज वाले से हो जाएगा, बोरेल कैंटिली लेमा यूज करके। कर पाओगे, बताओ भाई, देखो बाकी लोगों के लिए कर देता हूँ। देखो तो यहाँ पे क्या है कि xn एक सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, जहाँ पे बता रहा है कि xn इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 1 बाई एन क्यूब, एंड प्रोबेबिलिटी xn इज इक्वल टू n की प्रोबेबिलिटी है 1 बाई एन क्यूब, एंड दिस होल्ड्स फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू 1। ये ग्रुप में क्वेश्चन है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें पूछ रहा है कौन सा ट्रू नहीं है। सो इसमें भी ऑप्शन ए है, xn converges to 0 in probability, xn converges to 0 in quadratic mean, 2 लिख दे रहा हूँ जस्ट क्वाड्रेटिक मीन के लिए। तो एक नया कन्वर्जेंस आ गया अब, है ना। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में 4 देखा हमने, कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पांचवा यहाँ पे आ गया कन्वर्जेंस इन सेकेंड मीन, ठीक है। तो सेकेंड मीन में कन्वर्जेंस का एक ये कन्वर्जेंस इन सेकेंड मीन, क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक मीन, वही क्वाड्रेटिक मीन सेकेंड मीन। 1 मिनट ये
हाँ एक मिनट, तो यहाँ पे जो था थर्ड ऑप्शन है xn does not converge to zero almost surely. अब यहाँ कह रहा है x does not converge to zero almost surely, एंड डी ऑप्शन आपको कह रहा है xn converges to zero in law. तो इन लॉ कहने का मतलब वही है इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली. तो यहाँ कहना चाह रहा है xn converges to zero in distribution, है ना. सो converges in law का मतलब वही है converges in distribution. तो ये ऑप्शंस हैं, ट्राई करके देखिए. और पूछा है फिर से फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा फॉल्स है, यही पूछा है ना. तो लगाओ डेफिनेशन अगेन. तो बाकी तो डेफिनेशन लिख ही दिया था, एक इसका डेफिनेशन रह गया. तो इसका क्या डेफिनेशन है जी, चलो इसी में ऐड कर देता हूँ. तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है. कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज. अब बात कर रहा हूँ एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इन क्वाड्रेटिक मीन या इन सेकेंड मीन या आरथ मीन, है ना. तो टू लिखने का मतलब है क्वाड्रेटिक मीन, सेकेंड मीन. सो एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, सेकेंड मीन क्या आएगा. तो ये आपका क्या होगा, कोई बताइए इसका डेफिनेशन क्या है, आइडिया है, अनम्यूट करके बता सकते हैं. मतलब सिंपल है ऐसे तो, आई थिंक ये होता है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड xn माइनस x का होल स्क्वायर दिस इज 0, है ना. ठीक, तो ये आपको चेक करना है जस्ट. तो ये ना 5 तरह का भी कन्वर्जेंस हमारे पास हो गया. कन्वर्जेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल का 5 डिफरेंट कन्वर्जेंस. ठीक है जी. तो 1 2 3 4 5 नाउ यही अप्लाई करना है. चलिए, तो अभी हम यहाँ पे हैं, तब इसको देखो, बताओ, ट्राई करके देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा. तो अगर ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस हो गया तो, है ना, ये दोनों हो ही जाएगा. सो एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0. सो इफ एंड ओनली इफ सीरीज प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन माइनस 0 मोर देन एप्साइलॉन कन्वर्जेस, ये एक थ्योरम है, कन्वर्जेस फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0, ये ना. तो ये एक थ्योरम होता है कि एक्स एन कन्वर्जेस टू 0 ऑलमोस्ट श्योरली. ये वीके रोहतगी में भी है, कैसेला वर्ग वाली बुक में भी है. सो एक्स एन कन्वर्जेस टू 0 ऑलमोस्ट श्योरली इफ एंड ओनली इफ सीरीज, सो मॉड एक्स एन माइनस 0 मतलब मॉड एक्स एन मोर देन एप्साइलॉन, ये सीरीज कन्वर्ज कर जाए फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0. तो जरा इसको ट्राई करके देखते हैं इस सीरीज को. तो उसके लिए मुझे पहले इस प्रोबेबिलिटी का बात करना है. तो अगेन मैं आपको बताऊं कि ये लिखने का जो मतलब है ना, व्हेन वी राइट दिस थिंग, एक्चुअली इसका मतलब होता है कि ये, कि दोज आउटकम इन सैंपल स्पेस फॉर विच मॉड एक्सएन ओमेगा इज मोर देन एप्साइलॉन. ठीक है. तो आपके पास एक्सएन की दो ही वैल्यू, या तो 0 या n. कहने का मतलब कि जो एक्सएन का सपोर्ट है, एक्सएन का जो सपोर्ट है, रेंज है, उसमें दो ही वैल्यू, मतलब एक्सएन 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, है. तो एक्सएन 0 होगा या n होगा. तो फॉर एनी एप्साइलन मोर देन 0, एक्सएन की कौन सी वैल्यू यहाँ इंक्लूड होगी, 0 रखेंगे, 0 मोर देन एप्साइलन फॉल्स हो जाएगा. तो मतलब ये n वाला आ जाएगा, है ना. तो इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी n वाली, n क्या है, सो ये 1/n³ और ये आ जाएगा, ठीक है, 1/n³ आ जाएगा फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0. मैं एप्साइलन मोर देन 0 कुछ भी लूँ तो n तो इसमें आएगा स्पेशली, या 1 माइनस करके देख लो, या मैं आपसे पूछूं कि, हाँ, इसको ऐसा भी कर सकते हैं. तो ऐसे अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, है ना, उसमें दिक्कत होगा. तो कॉम्प्लीमेंट लूँगा मैं, प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन लेस देन एप्साइलॉन. चलो ये ले लेते हैं, ये तो ओके है. अब एक्स एन की दो ही वैल्यू है, 0 या n. सो एक्स एन की कौन सी वैल्यू वाले हमेशा सेटिस्फाई करेगी. तो अब तो आप कन्विंस रहेंगे कि हाँ, कि एक्स एन बराबर 0 हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगी. n वाला जरूरी नहीं है, क्योंकि एप्साइलॉन एप्साइलॉन कर मी एनीथिंग, तो वो n को हमेशा इंक्लूड तो करेगा नहीं, है ना. तो ये तो हमेशा आएगा. और ये कितना है, 1 माइनस 1/, दिस विल बी फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0, फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0. ठीक. तो अब जैसे मुझे सीरीज का सम निकालना है, ये जो सीरीज है, तो इसमें अगर 0 को हटा दे, कहने का मतलब ये था ना, ये तो बस, तो इसका मतलब है ये कि मॉड ऑफ एक्स एन मोर देन एप्साइलॉन.
उसका सीरीज चाहिए। तो हमें चाहिए सीरीज प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ एक्सन मोर देन एप्सिलॉन, है ना। छोड़ो, तो इसका पहले ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सो ये प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं क्या आएगी, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मॉड एक्सन लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन टाइप का ना, ऐसा। तो एक पॉइंट को एक्सक्लूड करने कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ अगर इक्वलिटी लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। सो तो अगर यहाँ इक्वलिटी लगा दिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/n³। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट सीरीज ऑफ दिस मॉड एक्सन मोर देन एप्सिलॉन, इसके सीरीज के बारे में क्या बोल सकते हो, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो n फ्रॉम, ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है पी टेस्ट से, ये तो सब लोग जानते हो आप लोग, है ना। तो ये कन्वर्जेंट है, सो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, सो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। सो कन्वर्जेंट सीरीज है, इसका मतलब ये हो गया, तो थ्योरम कहता है इसके अकॉर्डिंग एक्सन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगर हमने थ्योरम अभी पढ़ा है कि अगर एक्सन कन्वर्ज कर रहा है ना, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसका ऐसे ही रह गया, तो यहाँ पे एक्सन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली जीरो, और ये इंप्लाई करता है एक्सन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी जीरो, तो ये इंप्लाई करेगा एक्सन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जीरो। तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, यही स्टेटमेंट फॉल्स है। अब बी वाले को दिखा देते हैं ट्रू है, तो काम हो जाएगा। तो बी वाला ट्रू दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्सन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये निकाल लो। सो एक्स तो जीरो है ना, तो हमें जीरो पे चेक करना है ना। सो एक्स तो हमारा जीरो है, कहने का मतलब यहाँ एक्स जो हो तो जीरो है। सो मॉड एक्सन माइनस जीरो का होल स्क्वायर, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ई ऑफ, है ना, एक्सन का स्क्वायर, तो मतलब एक्सन स्क्वायर हो गया, कहने का मतलब है एक्सन का स्क्वायर। तो ये तो निकाल सकते हो इजीली, हमें पीएमएफ पता है एक्सन का, है ना। सो वी ऑलरेडी हैव पीएमएफ ऑफ एक्सन, तो एक्सन का जब पीएमएफ पता है तो हम लोग ई एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं ना। सो ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ई एक्स स्क्वायर आएगा 0 इंटू जीरो स्क्वायर, है ना, कितना आएगा, So 1/n. तो जीरो स्क्वायर इंटू दिस एन स्क्वायर इंटू दिस, और 1/n की लिमिट क्या होगी एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, So 0. जीरो, तो हो गया 35। तो मतलब ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो मुझे फॉल्स चुनना था, फॉल्स इज सी, दैट्स ऑल, देख लो। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट। सर अब वो 116 में ना वो जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है ना, उसमें सिर्फ क्वेरी है कि मतलब वो प्रूव नहीं करने आ रहा है 116 नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो इसमें कह रहा है कि एक्सन इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल डिफाइंड एज दिस, तो इसमें कुछ डिफाइन कर रखा है ऐसा कुछ कि एक्सन इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n टाइम एक्स, इस तरह से, वेयर एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ सपोर्ट। अब आप ध्यान से देखो, है ना, क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ो। तो अब यहाँ पे सपोर्ट ओपन 0 1 है ना। अब यहाँ पे सपोर्ट एक्स का 0 1, पिछले क्वेश्चन में एक्सन का सपोर्ट 0 n था, तो वैसे ही अब 0 1 है। और बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। सो दिस इज एक्चुअली पीएमएफ ऑफ x। तो इसी बेसिस पे हम ये भी बता सकते हैं x 0 या 1 ही हो सकता है, तो इसका मतलब है एक्सन का भी सपोर्ट क्या है, x या तो 0 या 1 होगा, तो x जब 0 है तो एक्सन 0 है, और x जब 1 है तो एक्सन है 1 प्लस 1/n। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी xn इज इक्वल टू 0, ये वही होगा, है ना। xn 0 कब है, जब x 0 होगा, है ना। तो x 0 तो xn 0, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी 2/3। प्रोबेबिलिटी xn इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n, ऐसा कब होगा, जब x 1 है, और x 1 कब है 1/3। तो ये आ गया पीएमएफ ऑफ xn। तो यहाँ x और xn दोनों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, स्पेशली x जो बर्नौली है, xn बर्नौली नहीं है, ठीक है। तो नाउ पूछा क्या है आपसे
कि फॉलोइंग आर 3 स्टेटमेंट्स। अब आपको स्टेटमेंट चेक करना हमें, है ना। तो हमें चेक करना है पहला स्टेटमेंट, दूसरा और तीसरा, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे। सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0। दूसरा है xn कन्वर्जेस टू 0 इन लॉ, लॉ मतलब इन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड तीसरा है xn कन्वर्जेस टू 0 इन क्वाड्रेटिक मीन। ठीक है, तो जैसे भी पिछले में आपने डेफिनेशन देखा है, ये लगा लीजिए। सो यहाँ से आ जाएगा, है ना। तो इसका ये डेफिनेशन है, तो ये हम लोग लगा लेंगे। तो क्या होगा, 1 + 1/n the whole square into 1/3 हो जाएगा ना। कीजिए, n टेंस में फिटे लगाइए, क्या आता है। बट सर फिर उसका वैल्यू 1/3 ही आएगा ना उस पूरे टर्म का। वो मुझे नहीं पता, एनीवे बाकी लोग ट्राई करके देखो, 1 मिनट फिर मैं सॉल्व करता हूँ। अभी 2 क्वेश्चन ऐसे ही मैंने सॉल्व किए हैं, तो ये हो जाना चाहिए। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो दैट आप एग्जाम के क्वेश्चन कर पाओगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा। तो पिछले 10-20 साल के पेपर उठाओ नेट का, बैठ के सॉल्व कर लो, नेट और सेट का, बस हो गया। आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अभी 1 2 3 बस ये बताओ, 1 ट्रू है कि फॉल्स है, 2 ट्रू है कि फॉल्स है, 3 ट्रू है कि फॉल्स। कुछ आया जी, सर फर्स्ट और सेकंड तो गलत आ रहे हैं। फॉल्स आ रहे हैं। xn कन्वर्जेस टू x आ रहा है, मेरा 0 नहीं आ रहा इन प्रोबेबिलिटी और तो ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन। में 0 लिखा कि x लिखा, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, 1 मिनट। ऑप्शन में तो 0 ही लिखा है। अच्छा, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। देखिए, xn कन्वर्जेस टू 0 लिखना अलग है और xn कन्वर्जेस टू x लिखना अलग है, दोनों अलग अलग चीज़, क्योंकि x इज नॉट 0। तो मे भी मुझे लगता था क्वेश्चन में उन्होंने हो सकता है गलत लिखा हो, मतलब मे बी ये लिखना अलग बात है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लो ये 4th स्टेटमेंट है, लेट से
दिस एंड फिफ्थ स्टेटमेंट है ये दोनों अलग अलग बात हुआ, तो दे आर 6 डिफरेंट स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि x इज नॉट जीरो। x अगर आइडेंटिकली यहाँ पे कहना चाह रहा है कि xn कन्वर्जेस टू अ डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल x एट जीरो, ये मतलब है कि डीजेनरेट जीरो पे कन्वर्ज कर रही है। और यहाँ x 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ तो x 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बर्नौली है, तो यहाँ कह रहा है कन्वर्जेस टू डीजेनरेट, यहाँ कह रहा है कन्वर्जेस टू बर्नौली रैंडम वेरिएबल विद दिस। बर्नौली क्या 1/3 होगा ना, तो बर्नौली 1/3 ये चीज़ है। अगर x का आप देखेंगे सो x इज बर्नौली 1/3, और यहाँ कहना चाह रहा है x इज डीजेनरेट एट जीरो, दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। सो मे भी हो सकता है वो ये पूछना चाह रहा हो, लेकिन टाइपिंग में ये हुआ, हम तो यही चेक करेंगे, है ना, ये है। सर तीनों गलत आ रहे हैं। अच्छा चलिए करके देखते हैं, तो अभी थर्ड वाला ही डायरेक्टली चेक करता हूँ। सो थर्ड वाला अगर चेक करेंगे तो डेफिनेशन ये कहता है ना, अभी हमने लिखा था डेफिनेशन कि xn कन्वर्जेस सेकेंड मीन टू जीरो इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन xn माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e ऑफ xn स्क्वायर। अब xn का pmf पता है हमें, है ना, दिस इज द pmf ऑफ xn, तो यहाँ से हम लोग मीन निकाल सकते हैं ई एक्स स्क्वायर इसका। सो अगर हम ये क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो जीरो स्क्वायर इंटू 2/3 और 1 + 1/n स्क्वायर इंटू 1/3, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 1/3 टाइम 1 + 1/n का स्क्वायर आएगा, तो ये तो 1/3 आ जाएगा जी, जीरो तो आया ही नहीं, है ना। तो ये था ना कि दिस शुड बी जीरो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन जो होता है कि ऐसा तब होगा when limit n tends to infinity e of mod xn square is जीरो, ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसा तो आया नहीं, तो ये भी फॉल्स है ना। आई थिंक कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो CDF लिख लो इसका, इसका CDF की लिमिट देखो निकाल के, जीरो आएगी, ठीक है। तो देख लो बाकी लोग, मुझे चेक करने की जरूरत है। हाँ जी, जिनका डाउट था, आपको ये थर्ड पॉइंट में डाउट था ना, तो ये भी तो फॉल्स ही आ रहा है। सर आंसर की में जो था ना, मतलब आंसर की जो था उसमें ऑल 3 आर ट्रू करके दिया हाँ है। मे भी वो इसलिए होगा क्योंकि ये तीनों ट्रू होगा शायद, एक बार इसको चेक कर लो जी, तो हो सकता है ये ट्रू होगा इसीलिए। सर ये तीनों ट्रू आ रहे हैं, अगर x पे करते हैं कन्वर्स तो ट्रू हो रहे हैं तीनों। हाँ हाँ, तो वो वही मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में या अंडरस्टैंडिंग में। जिन्होंने सॉल्यूशन बनाया, आंसर की बनाया उस पेपर का ना, उन्होंने एक्चुअली ये चेक किया है, और क्वेश्चन देख के यही लग रहा है कि इंटेंशन भी उनका शायद यही है ऐसा, बट मे बी ये तीनों फॉल्स होगा, ये तीनों ट्रू होगा, तो हो सकता है ये पूछना चाह रहे हो इसीलिए। ओके सर, गॉट इट। हाँ हाँ हाँ, तो हो सकता है इस तरह से थोड़ा मतलब जिन्होंने आंसर बनाया उनमें कन्फ्यूजन या टाइपिंग में कुछ एरर हुआ है, ऐसा कुछ। ठीक है जी, तो कन्वर्जेंस के 3 क्वेश्चन डिस्कस किया, तो बहुत लोगों को कुछ आइडिया मिल गया होगा, कुछ लोगों को ऑलरेडी आता रहा होगा। चलिए अच्छा नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन भेजा हुआ है, क्या ये संजीवनी ने, क्या ये तो क्विंग थ्योरी का है, क्विंग थ्योरी का आइडिया है थ्योरी का आपको, जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, थ्योरी बाकी है उसका थ्योरी अभी, तो प्रयास में भी थ्योरी डिस्कस करेंगे, हमने 2-3 क्लास डिस्कस किया था। अभी 24 के बाद CMI का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, 24 को है, उसके बाद थ्योरी कंप्लीट करेंगे क्विंग थ्योरी का हम लोग प्रयास वाले बैच में जो चल रहा है। ये क्रैश कोर्स अलग चल रहा है ना, मैं करीब बोल रहा था ना, CSR का 2 बैच चल रहा है अभी। क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स सिर्फ उन बच्चों के लिए है, मतलब क्रैश कोर्स में जो प्रयास वाले वो भी आ सकते हैं, और बाकी जो 500 रुपये में ज्वाइन किए वो आएंगे, और जो प्रयास बैच सिर्फ उनके लिए जिन्होंने 10,000 रुपये फीस पे किया हुआ है ना, उनके लिए है। तो क्रैश कोर्स वाले प्रयास में नहीं आ पाएंगे, है ना, उनका बैच अलग, क्लास 2 बैच अभी चल रहा है समझो। तो प्रयास में हम लोग थ्योरी कर रहे थे, साथ में PYQ कर रहे थे, और इसमें सिर्फ PYQ करेंगे, और जो डाउट होगा वो कराएंगे। तो इसकी ड्यूरेशन एक महीने है, उसकी ड्यूरेशन 1 साल थी, ये है मतलब इसकी तब तक ड्यूरेशन जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, एग्ज़ाम तक चलती रहेगी। इसमें क्या है, कंसिडर सिस्टम ऑफ 2 सर्वर्स वेयर, तो 2 सर्वर है ना, तो वेयर कस्टमर फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम अराइव एट सर्वर 1 एट पॉइजन रेट 4 एंड सर्वर 2 एज पॉइजन रेट 5। तो ये वो मॉडल है, MM2 मॉडल हो गया जी, जब लिखा था ना मैं समझा था MM1 MM है ना C, तो ये MM2 है। अराइवल रेट पॉइजन प्रोसेस होगा, सर्विस रेट पॉइजन प्रोसेस है, और देर आर 2 सर्वर्स।
तो हम लोग ज़्यादातर MM1 ही अभी तक डिस्कस किया। देखो जो थ्योरी हमने क्विंग थ्योरी में डिस्कस किया, MM1 के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो MM2 है, ये अगले क्लास में भी थ्योरीज कराऊंगा मैं, कि हमने बताया था ना कई सारे मॉडल है, जैसे MM1, फिर मान लो C हो गया है ना, फिर ऐसे था MG1, इस तरह का प्रोसेस जो लिखा हुआ है बुक में, है ना। तो इसमें भी 2 केसेस हैं विथ, है ना, इनफाइनाइट कैपेसिटी विथ लिमिटेड कैपेसिटी, मान लो कैपेसिटी K, इसमें भी 2 केस है ना, विथ इनफाइनाइट कैपेसिटी लिमिटेड कैपेसिटी, और यहाँ भी होगा इनफाइनाइट कैपेसिटी लिमिटेड। ये नेट में मेनली ये 6 केसेस जो डिस्कस करना है ना, जो सिलेबस में जो लिखा हुआ है उन्होंने, कि MM1 विथ इनफाइनाइट कैपेसिटी या विथ लिमिटेड कैपेसिटी, K कैपेसिटी, MMC, तो यहाँ C के जगह 2 आ गया है ना। तो ये मॉडल है, MMC मॉडल है, वेयर C is 2, इस पे क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसका थ्योरी आता है तो हो जाएगा सॉल्व, ये है। फिर क्या पूछा है, तो हमें जैसे लिखा लैम्डा, यहाँ पे अराइवल रेट है लैम्डा 4 है, और सर्विस रेट 2 है, नहीं अलग अलग है, एक मिनट। तो कस्टमर जो लैम्डा 1 है, सर्वर 1, और लैम्डा 2, दोनों सर्वर का अलग अलग रेट होगा ना। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, एंड एक मिनट रुक जाओ, 4 5, सॉरी नॉट 4 5 है ना, ऐसा बोला ना कि where customer from outside the system arrive at server 1 with poison at a poison rate, with the poison process with rate 4, and at server 2 at a poison rate 5, ठीक है। तो दोनों का अराइवल रेट अलग अलग है, एंड सर्विस रेट्स ऑफ सर्वर 1 सर्वर 2 आर 8 and 10। तो μ1 8 है और μ2 10 है, मतलब काउंटर 1 का जो सर्विस रेट है वो 8 है, काउंटर 2 का सर्विस रेट जो है वो आपका 10 है। So customer at service server 1 is equally likely to join the server 2 upon completion of the service. Equally likely to join server 2 upon completion of the service or leave the system. Similarly, a customer at server 2 upon completion of the service will go to server 1 with probability 1/4. अच्छा अलग अलग है. Then the expected number of customers in the queue waiting for the service. देन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली है, ठीक है। तो इसका भी थ्योरी डिस्कस करना बाकी है। अभी आप देखोगे जो भी हमने क्लासेस हुए हैं उसमें सिर्फ इसका हमने थ्योरी डिस्कस किया है, MM1 मॉडल का थ्योरी डिस्कस किया है जो क्लासेस हुई हैं। आगे भी क्लासेस होंगी तो इसका थ्योरी डिस्कस करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे, तो फिर आगे देखते हैं, है ना, तब इसको सॉल्व करते हैं। बाकी अगर आपको आता है आप ट्राई करके देखो। नेक्स्ट बताओ जी। सो 15 वाला पेपर कंटिन्यू करें जो क्लास में किए थे, या आगे कुछ है? तो अभी मेनली हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, कन्वर्जेंस इन, है ना। तो कन्वर्जेंस का बहुत कुछ आइडिया हो गया होगा, स्पेशली जो बिगिनर लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, थोड़ा सा बैठ के पढ़ो तो समझ आएगा। इनमें से कुछ पूछना है जो आपने पेपर भेजा है जी, रुसाली, जो आपने भेजा हुआ है PDF? आज एक क्लास में नहीं हो पाएगा इतना तो सारा। ठीक है, कल इसको डिस्कस में कौन कौन से क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या क्या डाउट है? सर मैं लिस्ट देती हूँ। हाँ इसमें भेज दो, बाकी लोग भी ट्राई करके आएंगे तो कल इसको डिस्कस करते हैं। बाकी पूछ लूँ? हाँ एक छोटा सा डाउट है, मार्कोव चेन में एसेंशियल स्टेट्स मतलब कौन से स्टेट्स होते हैं? इस पेपर में ना 122 नंबर का जो क्वेश्चन है ना उसमें वो पूछा है कि एसेंशियल स्टेट्स कौन से है। देखते हैं। तो हमने थोड़ा सर्च किया तो उसमें था कि a state is essential if and only if its communicating class is closed। तो बस यही रिलेट कर पा रहे थे। क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास जो होंगे मतलब उसको बोल रहा है एसेंशियल, वही ना? हाँ तो तो देखो आप एक इसमें बार सिर्फ 122 देख लीजिए ना। Xn is a Markov chain with state space 1 2 3 4 and transition probability matrix P is given by this। तो इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना लो, है ना। उसमें सिर्फ 1 और 3 एंड 2 एंड 4 कम्युनिकेट तो कर बाकी रहे लोग हैं। भी देख लो, ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर कल आप बाकी डिस्कस करेंगे। अभी 1 घंटे की क्लास चल रही है, फिर 1.5 घंटे की हो जाएगी, फिर बाद में 2 घंटे की हो जाएगी। सो अभी मैं भी हो सकता है कल से हम 1.5 घंटे की मैं रखूँगा, देखते हैं। सो जब तक सब लोग ट्राई करके देखो, 1 1 2 2 ट्राई करके देखो, फिर मैं ट्राई करता हूँ। पहले खुद से सॉल्व करके देख लो।
ये जो पेपर इन्होंने भेज रखा है ना PDF ग्रुप में है, देखो। तो इसमें जो TPM है, यही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नेट में भी आते हैं, इट्स नॉट लाइक, है ना। तो बस इससे प्रैक्टिस करोगे तो उसका फ़ायदा होगा। बाकी यू हैव टू सॉल्व, और जो भी डाउट्स हैं, अब जो बच्चे सिंसियर हैं, जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ पूरा सिलेबस और PYQ ढंग से सॉल्व कर लो, ढंग से देख लो, स्पेशली PYQ ढंग से कर लो, और जो डाउट है डिस्कस करो, भेजो ग्रुप में, ट्राई करते हैं। ये है। सो अभी के लिए ये है। तो पूछा है इसेंशियल स्टेट कौन सा है, ट्रांजिएंट स्टेट कौन सा है, नल रिकरेंट कौन सा है ना। सो डायग्राम बना लो। सो 1 2 3 4, ठीक है। स्क्वायर में बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, वैसे बना ले, हाँ, कैसे भी कर लीजिए, ऐसा 1 2 3 4 ऐसे कह रहे हैं आप, ये तो सर देखिए क्या होगा। सो इससे करेंगे, स्क्वायर के टाइप में लिखिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बराबर लिखा है, ठीक है ना। बराबर लिखा है। तो 1 से 1 जाएंगे, चेक कर लीजिए, है ना। तो 1 से 1 जाने का आपका हाफ है, फिर 1 से 3 जा सकते हैं, ये इसका भी हाफ है, फिर 2 से 2 जा सकते हैं, सो इधर लगा लूप है, इसका चांस 1/3, एंड 2 से हम 4 जा सकते हैं, तो 2 से 4 जा सकते हैं, 2/3, एंड देन हमारे पास है 3 से 1, सो 3 to 1 हम लोग जा सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 2/3, सो यहाँ 2/3 है, एंड देन 3 to 3 ये लूप है 1/3, फिर ऐसे ही 4 से 2 जा सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 1/4, एंड 4 to 4 3/4, ये हो गया। तो यहाँ पे 2 क्लोज लूप है ना। अगर आप देखेंगे लूप क्या है, 1 3 एक क्लोज लूप है या क्लोज क्लास है, और 2 4 एक क्लोज क्लास है ना। तो पूछना क्या चाह रहा है, आप देखिए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि 1 and 3 आर
essential states which are following is true. So 1 3 essential state है, yes or no? सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है? सिंगल। 1 3 इसेंशियल है, 1 3 इनएसेंशियल है। तो इसेंशियल का मतलब क्या होता है? ये रिकरेंट होने चाहिए एंड जो भी स्टेट इससे है ना कम्युनिकेटिंग होने चाहिए, जो भी स्टेट एक्सेसिबल है इससे, इट इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल टू देम, ऐसा। तो मतलब क्लोज क्लास जो आप कहना चाह रहे थे, तो इसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए पहला, तो बी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा 1 3 ट्रांजिएंट है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा 1 3 नल रिकरेंट है। फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन में रिकरेंट स्टेट हमेशा पॉजिटिव रिकरेंट ही होता है, ठीक है, नल रिकरेंट नहीं होगा। तो ये बी सी डी गलत है, तो ए सही है। हो तो गया, मतलब आप देखेंगे 1 रिकरेंट है, 2 रिकरेंट है, 3 रिकरेंट है, 4 भी रिकरेंट है। सो फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन में रिकरेंट स्टेट आर पॉजिटिव रिकरेंट, तो नल रिकरेंट हो ही नहीं सकता। नल रिकरेंट होगा तो वो अगर जिसका स्टेट स्पेस काउंटेबल है उसमें हो सकता है, बट फाइनाइट स्टेट में नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई ए इज ट्रू, ठीक है। हाँ सर। जी है ना, 1 and 3 आर क्लोज कम्युनिकेटिंग, दैट्स व्हाई इट इज इसेंशियल। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। तो आप लोग भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके आइए, जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है लेक्चरशिप के लिए, या नेट का है जो सेंट्रल का होता है, ट्राई करके, और जो डाउट्स हैं स्पेशली स्टैटिस्टिक्स में, बाकी मैथ्स का भी डिस्कस कर सकते हैं, मैथ्स का लीनियर रियल तो डिस्कस कर ही सकते हैं, लेकिन अभी स्टैट्स पे फोकस करो, ये है। और जो भी होगा और ट्राई करते हैं। बाकी इनका जो रह गया आपका संजीवनी जो क्वेश्चन था, तो कि थ्योरी नहीं करा इसलिए नहीं बताया, मैं ग्रुप में सॉल्यूशन भेज देता हूँ इसका इसी में, सो दैट यू कैन सी। ओके, अभी कल मिलते हैं, चलिए, थैंक यू आज के लिए।